नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे डिफेंस एंड डिप्लोमेसी की। और आज का हमारा विश्लेषण होगा आक्रामक कूटनीति और मोदी सरकार की चुनौतियां। आप जानते हैं कि जब से एस जयशंकर जी विदेश मंत्री हुए हैं, भारत की विदेश नीति और कूटनीति में एक आक्रामकता देखने को मिल रही है। पावर पॉलिटिक्स करने वाले जो देश हैं, विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जो कुछ देश हैं, वो निश्चित रूप से असहज महसूस कर रहे हैं। और इस कारण से भारत की क्षेत्रीय और आंतरिक चुनौतियां काफी बढ़ी हुई है। इन देशों को कभी इस प्रकार के व्यवहार की आदत रही नहीं है। पिछली सरकार की आप जानते हैं जो ढुलमुल की और दबाव वाली नीतियां होती थी, वो इन लोगों को पसंद आती रही हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारत की जो अग्रेसिव पॉलिसी रही है, वो इनको हजम नहीं हो रही है और इसलिए मोदी सरकार निश्चित रूप से उनके टारगेट पर है। इस वीडियो में हम इसी विषय पर विश्लेषण करेंगे। आपको पता होगा कि चीन की घेराबंदी को लेकर के एक क्वाड बनाया गया था और क्वाड्रेटल सिक्योरिटी डायलॉग्स, जिसे चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता कहते हैं, एक रणनीतिक सुरक्षा वार्ता का मंच है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान 4 देश शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और भारत से इस क्वाड को अपेक्षा क्या है? ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए बनाया गया है। इसकी बहुत सारी बैठक, शिखर वार्ताएं होती रहती हैं, सम्मेलन होते रहते हैं। इसमें बेसिक जो इसके मेमोरेंडम में है कि राष्ट्र जो सदस्य हैं अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, आपदा सहायता देने का प्रयास करेंगे और कुछ सामरिक तकनीकी की भी साझेदारी करेंगे। और कुछ हद तक ये भी बातें आई हैं कि एक दूसरे के जो बंदरगाह हैं या इस तरीके के बेसेस हैं, उनका भी उपयोग करेंगे। अमेरिका इस रणनीतिक सुरक्षा वार्ता मंच को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है या करना चाहता है। अमेरिका जहां रहता है, आप जानते हैं कि वो एक डोमिनेंट लीडरशिप में रहना चाहता है। नेटो में भी ये बात देखने को मिलती है, जिन संगठनों में जुड़ा है उसको लगता है कि वो सुपीरियर है, इसलिए उसको एक अलग सा वो मिलना चाहिए। वो करना क्या चाहता है जो भारत तैयार नहीं है क्वाड के मामले में? पहला तो मंच का विस्तार करना चाहता है, कुछ और यूरोपीय देशों को उसमें शामिल करना चाहता है। दूसरा, वो चाहता है कि इस मंच को एक मिलिट्री अलायंस में कन्वर्ट किया जाए। देखिए, ये मंच, ये जो क्वाड है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। ये ना तो पॉलिटिकल अलायंस है, ना ही इकोनॉमिक अलायंस है, ना ही मिलिट्री अलायंस है। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है और भारत इसको इसी रूप में बनाए रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि जैसे उसने नेटो बनाया है, इस साउथ एशियन रीजन में, इंडियन पैसिफिक रीजन में वो एक मिलिट्री अलायंस बिल्डअप करे, ताकि हम चीन के साथ रूस पर भी प्रेशर क्रिएट कर सके। और तीसरा, उसका उद्देश्य भी वो चाहता है कि भारत इसके लिए तैयार हो कि इस मंच का उपयोग चीन के साथ साथ रूस के विरुद्ध भी हो सके, जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं है। बाकी देश तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर किसी भी कूटनीतिक दबाव को मानने के लिए तैयार नहीं है। और उसे लगता है, अमेरिका को लगता है कि जब दूसरी सरकार आएगी, मोदी सरकार जाएगी, तो ऐसे मामलों में आगे बढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा और शायद इसलिए भी वर्तमान सरकार उसके टारगेट पर रहती है। एक और चुनौती जो भारत की है, वो यह है कि रूस और अमेरिका बीच संतुलन साधने की चुनौती। आप जानते हैं कि रसिया इज ए ट्रस्टेड पार्टनर्स, बहुत लंबी विश्वसनीय दोस्ती का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और भारत हमेशा अपने दोस्तों के प्रति वफादार रहा है, विश्वसनीय रहा है। लेकिन नई परिस्थितियों में अमेरिका हमें अलग करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि कम से कम वो भारत जो है अमेरिका को प्राथमिकता दे, रूस को प्राथमिकता ना दे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी अमेरिका और यूरोप के देशों द्वारा रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध थोपे गए और उनके सारे मित्र देशों ने कोशिश की कि दुनिया का कोई भी देश
रूस के साथ कोई भी आ, सामान्य दिनों में जो समझौते थे उनको लागू ना करे। लेकिन भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल के मामला हो या किसी भी प्रकार के व्यापार का मामला हो, सामान्य तरीके से जारी रखा। इस अग्रेसिव व्यवहार से भी अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश नाराज रहते हैं। पिछले सरकारों ने ऐसे मामलों में दूर रहने की नीति अपनाते रहे हैं, दबाव में काम करने की उनकी आदत रही है, जो अब नहीं होता है। और अमेरिका भारत की वर्तमान जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप निर्णय लेने और उस पर डटे रहने की नीति है, उससे खुश नहीं रहता है। एक और समस्या इस रीजन में है, जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेकर के। आप जानते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होता रहता है, कभी किसी का साम्राज्य आता है तो कभी कोई उसकी जगह पर आता है। अमेरिकी दादागिरी से दुनिया अब बाहर निकलना चाहती है। एशिया के 3 देश जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है, रूस, चीन और भारत, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कोई अमेरिका का स्थान ले सकता है। और ग्लोबल साउथ में एक सख्त संघर्ष चल रहा है, सर्वोपरिता की राजनीति चल रही है। एक प्रकार का चक्रव्यूह यहां रचा गया है, जिसमें अमेरिका भी बैठा है, रूस भी है, चीन भी है, भारत है। एक शतरंज जैसा है, चारों देश शक्तिशाली बनने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले वर्षों में दुनिया में देखे तो भारत की स्वीकार्यता बहुत बढ़ी है, आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक दबदबा भी बढ़ा है, जिसे चीन और पाकिस्तान के साथ ही अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश भी हजम नहीं कर पा रहे हैं। और लोगों को ये लगने लगा है कि ये जो भारत की धमक है, कहीं अमेरिका की चमक को फीकी न कर दे। कम से कम एशिया और अफ्रीका में तो अमेरिका का प्रभाव सीमित करने में भारत काफी काम कर सकता है। इवन मिडिल ईस्ट की बात करें तो ईरान, इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें जो अमेरिका की भूमिका रही है, उससे भी मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश जो उसके मित्र देश थे वो नाराज हैं। चाहे सऊदी अरबिया की बात हो, यूएई की बात हो, या बहुत सारे ऐसे देश हैं, वो अमेरिका से खुश नहीं है। और ऐसे में मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका का प्रभाव पहले से कम हुआ है। यह एक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है कि अमेरिकी प्रभाव धीरे धीरे कम होगा। और ऐसे में अमेरिका क्यों चाहेगा कि रूस और चीन के बाद भारत के रूप में एक नया प्रतिद्वंदी पैदा हो, इसलिए वो भारत की ताकत को कम करने की कोशिश करेगा और कर रहा है। एक और काम अमेरिका कर रहा है कि हमारे पड़ोसी देशों पर भी उसका जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है साफ देखा जा रहा है। भारत का जो हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध है, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, इन सब में चीन और अमेरिका अपनी अपनी जगह बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। भारत की एक प्रकार से रणनीतिक घेरेबंदी करने की कोशिश हो रही है। और चीन तो बहुत पहले से यह सारा काम कर रहा है, लेकिन अभी हाल में जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई है, तख्तापलट हुआ है, उसमें जो अमेरिकी फुटप्रिंट पाए गए हैं, उससे भी भारत विरोधी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। और आने वाले दिनों में भारत पर इस प्रकार की जो कूटनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका और तेजी से काम कर सकता है और भारत के सीमांत प्रभाव को कम करने और अस्थिर करने की कोशिश भी वो कर सकता है। अब विषय आता है कि मोदी सरकार का टारगेट क्या है और मोदी सरकार किसके टारगेट पर है। देखिए, मोदी सरकार का जो फोकस है, उसकी जो प्राथमिकताएं हैं, मुख्य रूप से कुछ प्रमुख बातों का मैं उल्लेख करूंगा। वो देश के विकास पर केंद्रित है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर केंद्रित है, रक्षा और विदेश मामलों में आमूल-चूल परिवर्तन आए उसके लिए काम कर रही है, और देश में एक सामाजिक समरसता का वातावरण निर्मित हो, इसलिए भी उसका प्रयास रहता है। और साथ में जो आंतरिक और बाह्य समस्याएं हैं, उनका यथासंभव निदान का भी प्रयास करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। कितना सफल है नहीं है, एक अलग समीक्षा का विषय है। जो प्रमुख बात है आज के इस एपिसोड में, कि मोदी सरकार
किसके टारगेट पर है। देखिए, एक भारत में और भारत के बाहर भी मोदी भक्तों की एक बड़ी संख्या है, और जो ये कहते हैं खुल करके कि जो देश का दुश्मन है वो मोदी का भी दुश्मन है। सोशल मीडिया पर हर उस व्यक्ति को मोदी विरोधी सिद्ध करने की कोशिश होती है जो वर्तमान भारत सरकार की नीतियों, योजनाओं और विचारों से सहमत नहीं होता है। लेकिन हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करेंगे, और अगर उस पर हम नजर डालें तो प्रधानमंत्री मोदी और वर्तमान भारत सरकार कुछ लोगों के टारगेट पर है। वो क्यों है और किसके टारगेट पर है, ये विषय जान लेना बहुत जरूरी है। आपने बताया मैंने कि क्वाड की मनमानी पर भारत का एक अंकुश लगा है, वो सरकार की दृढ़ता के कारण है। एक तो ये कारण है मोदी के पर टारगेट का। यूक्रेन वार के दौरान प्रतिबंध के बावजूद रूस के साथ व्यापार केवल नहीं किया, व्यापार वृद्धि भी किया। क्रूड ऑयल और तमाम चीजों की जो लिमिट थी उसको एक्सीड की गई, और इससे रूस को बड़ा फायदा हुआ, जिससे भी उनके दुश्मन बहुत नाराज हैं। रक्षा सौदों में जो अमेरिकी दबाव होता है कि साहब S-400 आप मत लीजिए, ये न करिए, वो न करिए, लीजिए तो मुझसे लीजिए, ये सारी जो दादागिरी थी, इसको भी भारत सरकार ने लगातार नजरअंदाज किया है पिछले कुछ वर्षों से। और जो अमेरिका चाहता था कि जो चीन के साथ और रूस के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही है, उस प्रतिस्पर्धा में खुल करके भारत उसके साथ रहे और वो दोनों देशों के प्रतिस्पर्धा में अमेरिका का साथ दे। लेकिन भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों के अनुकूल निर्णय किया है। उसने कहा रूस हमारा मित्र देश है, हम इस प्रतिस्पर्धा में रूस के सामने कभी नहीं आएंगे, और उसने अमेरिकी जो दबाव था, कूटनीति थी, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। भारत विरोधी गतिविधियां जो चल रही है देश के अंदर और देश के बाहर, उसमें चीन के साथ साथ अमेरिका का भी मौन समर्थन हासिल है। अमेरिका भी समर्थन करता है। भारत के प्रभाव को सीमित करने की हर संभव कोशिश अमेरिका कर रहा है। भारत के अंदर कभी वो मानवाधिकार का मुद्दा उठाएगा, कभी अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाएगा और नस्ली घृणा फैलाने की कोशिश करेगा, जबकि उसके देश में ही नस्ली हिंसा, नस्ली घृणा की शुरुआत हुई थी। कभी जो ब्लैक एंड व्हाइट टेरर चलता था, ये अमेरिका का दिया हुआ था, अमेरिका में चलता था, लंबे समय तक चलता रहा अमेरिका में। अभी हाल के दिनों में स्टूडेंट के साथ जो जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वो अपने देश को नहीं देखता है कि उसके देश में कितनी नस्ली घृणा है। वो अपने देश को ठीक करने के बजाय दूसरों को नसीहत देने की कोशिश करता है। लेकिन भारत पर उसका ये एजेंडा भी नहीं चलता है, ये दबाव नहीं चलता है, इसलिए वो परेशान रहता है। सीए का मामला हो या किसान आंदोलन का मामला हो, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर जो कुछ है, मैंने पिछले वीडियो में सब भी बताया है। इसमें भी अमेरिका की भूमिका रहती है कि इसमें इन्वॉल्व होकर के भारत सरकार को अपने दबाव में लेने की कोशिश हो। अब इन सब बातों को पूर्व सरकारें नजरअंदाज करती आई हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार की जो विदेश नीति है, कूटनीति है, वो काफी अलग है पहले से और आक्रामक है, जिसे अमेरिका और बहुत सारे देश पसंद नहीं करते हैं। तो स्वाभाविक है इसके लिए वर्तमान सरकार को एक बाधा मानते हैं और उसे टारगेट करते हैं, टारगेट करने के तमाम हथकंडे अपनाते हैं। और साथ में देश के अंदर चाहे कांग्रेस की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो, वो सारे लोग भी लामबंद हैं मोदी सरकार के खिलाफ, उनको टारगेट कर रहे हैं, मोदी सरकार हटाने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। देश विरोधी जो अराजक तत्व हैं, जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, उनके भी टारगेट पर सीधे मोदी और योगी और मोदी सरकार तमाम नेता हैं जो इस सरकार के बने रहने के एक माध्यम बने हुए हैं। उनको हटाने की लगातार कोशिश इन लोग भी करते रहते हैं। आप जानते हैं वामपंथियों का एक बड़ी लॉबी है, अर्बन नक्सल बहुत छाए हुए हैं, और मीडिया ग्रुप भी एक है जो मोदी के टारगेट पर रहता है। ये सब मिलकर के भी इस प्रकार की योजना रचना बनाते हैं कि सरकार इसे अस्थिर हो, कमजोर हो। जॉर्ज सोरोस जैसे खिलाड़ी जो देश विरोधी षड्यंत्र में शामिल रहते हैं, अस्थिरता और आंदोलन के मास्टरमाइंड है, वो लगातार भारत
पर केंद्रित हैं कि किस तरह भारत को कमजोर किया जाए, सरकार को अस्थिर किया जाए। और 2024 के चुनाव के बाद सरकार की सीटें जो कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो कम हुई है, उस सरकार की स्थिरता को लेकर के बार बार अटकलें लगाई जाती हैं कि ये सरकार रहेगी नहीं रहेगी, कब तक रहेगी। और अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं कि उनकी जो गतिविधियां बहुत बढ़ी हुई है, उनके मिलने जुलने का सिलसिला बहुत बड़ा हुआ है। और वो हमारे राजनीतिक दलों के साथ, नेताओं के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। और सोरेस, जॉर्ज सोरेस एंड कंपनी का एक जो अंतहीन खेल चल रहा है, CIA का जो एक अंतहीन खेल चल रहा है, निश्चित रूप से मोदी सरकार के बने रहने तक ये चलता रहेगा। मोदी सरकार टारगेट पर रहेगी, क्योंकि प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई है। अमेरिका इसको इस रूप में लेता है, सभी देश लेते हैं, और मोदी सरकार को भी ये समझ के चलना होगा। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अपने विरुद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रची जा रही इस साजिश के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के एपिसोड को विराम देते हैं। आगे फिर किसी नए मुद्दे पर चर्चा होगी। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सुझाव भी प्रेषित करें। पूरा चैनल देखने की कोशिश करें, ताकि हम नए नए वीडियो के साथ, नए नए समस्याओं के साथ, नए नए मुद्दों के साथ आपके सामने आते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।